हेलो दोस्तों। अभी आप लोगों ने जून वाला करंट अफेयर देख लिया है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला। और ये जुलाई का करंट अफेयर है, जुलाई 2023 का, और संस्कृति आई इसका करंट अफेयर है, आप लोग देख रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है, जो 2024 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में अभी बीपीएससी का जो 69 होने वाला है, बीपीएससी का 69 जो होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 70 का जो पीटी होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और भी जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। कोई भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर आप देखेंगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्यायित है लेकिन आसान भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा गया है, सिंपल भाषा में बताया गया है, समझाने की कोशिश है, तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे जुलाई 2023 का करंट अफेयर है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके जो मुख्य आकर्षक बिंदु देखें तो पीटी एक्सप्रेस भी इसमें मुख्य परीक्षा पर मार्गदर्शिका क्विज रिवीजन इसमें सब दिया गया है। G7 हिरोशिमा समिट हुई है, ये देखा जाएगा इसमें, ठीक है। IPL का भी इसमें देखा जाएगा। तो इस तरह के G20 है, ये सब कुछ इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। इसमें मेंस के लिए भी टॉपिक है, सीसैट का प्रैक्टिस है, इसमें सब कुछ है। इसमें योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, EPW, जितने भी मैगजीन्स होते हैं उन सब का सार संग्रह है ये, ठीक है। कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं इसमें, इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे तो कई सारा टॉपिक है इसमें दिया गया है। और इसमें अगर पीटी के लिहाज से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है 50 नंबर पीस तक। बाकी आप सीसैट का प्रैक्टिस करेंगे, सीसैट के लिए भी है। मेंस के लिए देखेंगे तो मेंस के लिए भी इसमें दिया गया है। तो फिलहाल हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पीटी का देखेंगे और सीसैट वाला पोर्शन भी करेंगे सभी मैगजीन्स का, लेकिन इसके बाद करेंगे, ठीक है। उससे सीसैट का आपका प्रैक्टिस भी हो जाए करेगा, ठीक है। शुरुआत करेंगे एक इतिहास, कला, संस्कृति से। और सबसे पहले देखेंगे रंग घर के बारे में। तो रंग घर कहाँ भैया? असम। असम के शिवसागर जिले में रंगशाला है। लेजर शो के दौरान धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन के कारण ये विवाद में रहा है, ठीक है। इसमें देखें तो रंग घर जो है पूर्वोत्तर राज्य असम में 2 मंजिला इमारत है, याद रखना। इसका निर्माण किया था स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह के शासनकाल में, 1744 से 1751 के बीच में। अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान एक शाही रंगमंच के रूप में ये कार्य करता था, ये आपको ध्यान रखना है। असम सरकार रंगघर के उत्तर पश्चिम में 26 एकड़ जमीन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, ठीक है। आगे है छम नृत्य। ये क्या है भाई? ये देखिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर होता है विभिन्न बौद्ध मठों में, याद रखना किसी विशेष बौद्ध मठ का नाम नहीं लिएगा, विभिन्न बौद्ध मठ की बात हो रही है यहाँ पे। इसका आयोजन किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश अन्य हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित नृत्य है और सांस्कृतिक बौद्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, याद रखना। विशिष्ट वेशभूषा होती है, मुखौटा इसका अभिन्न अंग होता है। मुखौटे व्यक्तियों के सामान्य स्वभाव को ढक देते हैं, उनमें देवत्व के गुणों को प्रस्तुत करते हैं, मुखौटे का ये काम है। बौद्ध त्योहारों मठों के आयोजनों का मुख्य आकर्षण है मानवता की भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश, नैतिकता का संदेश देता है, ध्यान रखना। इसकी विषय वस्तु है दुष्ट राजा को मारने के इर्द गिर्द होती, जो मनुष्यों में दुष्ट प्रवृत्तियों, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, महामारी का प्रतीक है। नवरत्नगढ़ भी एक कोई है और इसमें ये क्या है? ये ऐतिहासिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, झारखंड के गुमला जिले में है, याद रखना इसको। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में की थी, ठीक है। ये यहाँ पर मुगल साम्राज्य और नागवंशी राजाओं का इतिहास छिपा हुआ है। 2009 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया था। नागवंशी राजवंश के राजा हैं दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। मुगलों से सुरक्षा के लिए यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। इसे दोईसा गढ़ या डोईसा गढ़ के नाम से भी जानते हैं। दुर्जन साल को हीरा राजा कहते हैं गहन परख के कारण, और ये जहांगीर का समकालीन था, आपको याद रखना चाहिए। और इसका निर्माण हुआ था 16वीं से 17वीं सदी के बीच में। नागवंशी राजाओं की परंपरा थी कि वे प्रजा से कर नहीं वसूल करते थे, ये आपको याद रखना है। और इसलिए इनका गढ़ आलीशान महल नहीं हुआ करता था, ठीक है। किले के चारों ओर खाई है, प्रवेश के लिए एक रास्ता पहाड़ी से होकर गुजर रहा है। और पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ जमीन के अंदर कई खुफिया भवन महल मिले हैं। तमिलनाडु में एक शिलालेख की खोज हुई है भाई।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को तिरुपति जिले के तोंडमानडु गांव में पुराने शिव मंदिर के खंडहर से 11वीं ये शताब्दी, याद रखना 11वीं से 13वीं शताब्दी के तमिल भाषा में लिखित 2 खंडहर मिले, खंडित शिलालेख मिले हुए हैं। एक तो भाई कोनेरी। कोनेरी क्या है? कोनेरी जो है ना वो चारों तरफ से सीढ़ियों वाला एक चौकोर तालाब होता है, के लिए भूमि उपहार के रूप में देने का रिकॉर्ड है। इसमें कुदीवरम, पथुवरम, आयथिनेल, आयथिनेल क्या है? धान है, जैसे कुछ करों का उल्लेख हुआ है। दूसरा शिलालेख सुंदर पांड्य नाम है उनका, उनसे संबंधित है, जो तमिल भाषा में है और 13वीं शताब्दी में प्रचलित अक्षरों में लिखा गया है। शिलालेख पांड्य राजा सुंदर पांड्य के शासनकाल के 11वें वर्ष में जारी हुआ था, ये बात भी हमको याद रखनी है। यह अधूरा शिलालेख है, बताया गया है कि टोंडीमान जो है, जो अरूर के निवासी तिरुवेंकडू दयार और अववैयन के पुत्र अक्कनायन और थिक्कनई के स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री सौपनम क्या है? पनम है एक प्रकार की मुद्रा में की गई और यह भूमि 2 अलग अलग स्थानों पर स्थित थी। मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम के बारे में देखेंगे तो इनका समय है भैया 1216 से 1238 के बीच में दक्षिण भारत पर इसका शासन रहा है। चोलाओं के प्रभुत्व के बाद मारवर्मन सुंदर पांड्य ने पांड्य साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। चोलों पर मारवर्मन सुंदर पांड्य की जीत का वर्णन कहाँ मिलता? तो थिरुक्कोरुल कहाँ है? तिरुनेलवेली जिले में है, शिलालेख में मिलता है। तो ये कोलूर ये शिलालेख किससे संबंधित है? तो मारवर्मन सुंदर पांड्य से संबंधित है। विरासत और उपाधि की बात करें तो द्वितीय पांड्य साम्राज्य कहा जाता है इनके मारवर्मन सुंदर पांड्य के साम्राज्य को। पांड्य चोलों के जागीरदार हुआ करते थे, याद रखना है। तिरुवंडीपुरम के शिलालेखों के अनुसार इन्होंने कलयुग राम और आदिशय पांड्य देव की उपाधि धारण की है। इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर सोनादुगोंदन चोल देश का विजेता की उपाधि भी अंकित है। सोनादुगोंदन किससे संबंधित है? चोल देश का विजेता, इसका अर्थ है। ठीक है, आगे चलेंगे। मोनलम चेनमो, ये क्या है भाई? ये लद्दाख में 5 दिवसीय महोत्सव है। ठीक है, याद रखना कोविड-19 के दौरान 3 वर्ष के बाद ये सामूहिक प्रार्थना पुनः शुरू हुई है। वार्षिक महान प्रार्थना महोत्सव है लद्दाख का, 1991 में आयोजित किया गया था। 1991 से ये आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन तिब्बती चंद्र कैलेंडर के तीसरे माह के 21वें से 25वें दिन तक किया जाता है। इस दौरान विश्व शांति खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन ऑन लद्दाख, याद रखना इसको, ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया ये भी पता हो गया। यह उत्सव लद्दाख के संघ समुदाय को प्रार्थना के लिए मंच पर एकत्रित करता है। इस आयोजन के साथ साथ लेह में जिला प्रशासन के सहयोग से संघ समुदाय के लिए एक विशेष शिविर भी आयोजित किया गया, जिसे बोलते हैं संघ के लिए सेवा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए पहली बार हुआ है। उद्देश्य है संघ समुदाय को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना है भाई। आगे देखें, मन मदुरई पॉटरी है, इसको जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है। याद रखना बनाने में प्रकृति के 5 तत्व का इस्तेमाल होता है। क्षितिज जल पावक गंगा समीरा, वही पृथ्वी जल अग्नि सूर्य और वायु, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य सामग्री इसकी रेत होती है और जिसे जिले के विभिन्न स्थानों में से एकत्र किया जा रहा है। वैगई नदी मन मदुरई पॉटरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्ले को समृद्ध बनाती है। बर्तन की गुणवत्ता में सुधार करने, मजबूत बनाने के लिए मिश्रण में लेड, ग्रेफाइट, कैल्शियम, लाइम, ऐश, रेड, लेड, सोडियम सिलिकेट, मैग्नीज, आयरन, प्लास्टिसाइजिंग, ये सब कुछ मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। थिरुक्कुरल क्या है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ टोक पिसिन भाषा में थिरुक्कुरल का विमोचन किया है। ठीक है, याद रखना थिरुक्कुरल तमिल साहित्य है, याद रखना भाई। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित। इस देश की राजधानी है पोर्ट मॉरेस्बी, ये राजधानी पता होगी। भाषा इसकी है पिसिन, टोक पिसिन। ठीक है, याद रखना। टोक पिसिन भाषा में अनुवाद वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर ससिंद्रन मुथुवेल और सुभाष ससिंद्रन ने मिलकर किया है थिरुक्कुरल का, और प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले गुजराती में इसका अनुवाद जारी कर रखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे थिरुक्कुरल के बारे में। तो थिरुक्कुरल एक उत्कृष्ट प्राचीन तमिल ग्रंथ है, कुरल भी इसको कहते हैं। तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। यह एक नीति शास्त्र ग्रंथ है भैया, याद रखना है, नीति शास्त्र ग्रंथ है। और 1330 कुरल या छंद या मुक्तक का संग्रह है, जो नैतिकता, शासन, प्रेम, आध्यात्मिकता, इन सब से संबंधित पहलुओं का ज्ञान प्रदान करता है। थिरुक्कुरल को 3 मुख्य खंडों में बांटते हैं। 3 मुख्य खंड इसके कौन से? एक है अरम को बोलते हैं पुण्य, पोरुल दूसरा है धन, इनबम मतलब प्रेम।
आरम क्या है? आरम के अंतर्गत धार्मिकता, सच्चाई, कृतज्ञता, करुणा ये सब आता है। पोरुल क्या? पोरुल जो धन है वो शासन, अर्थव्यवस्था, मित्रता सहित सांसारिक मामलों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इनमम प्रेम है तो भावनाओं, प्रेम, पारिवारिक जीवन की जटिलताओं पर चर्चा की गई है। चलिए आगे देखें, भूगोल से संबंधित मामला है। मोखा चक्रवात की बात करेंगे तो मोखा चक्रवात के कारण म्यांमार में भूस्खलन के साथ ही बांग्लादेश के कुछ जिले हिस्से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, याद रखना। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई। मोचा नाम दिया था यमन ने और इसका उच्चारण किया गया मोखा। लाल सागर की एक बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नामकरण रखा गया, जो कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मोचा का नामकरण लाल सागर के बंदरगाह के नाम पर किया गया, कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है वो। ऑपरेशन करुणा चलाया गया इसी के दौरान। तो चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने चलाया है ऑपरेशन करुणा। याद रखना, भारतीय नौसेना के 3 जहाज गए थे यहाँ पे, INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री मानवीय सहायता आपदा राहत सामग्री लेकर म्यांमार के बंदरगाह नगर यंगून गए थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आपको पता है, महासागर में इन्हें चक्रवात कहते हैं। चीन सागर में टाइफून, जापान सागर में टाइफू और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, कैरिबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है चक्रवात के, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त होती है, दक्षिण में दक्षिणावर्त होती है, ये भी आपको पता हो गया। अब चक्रवात की उत्पत्ति के लिए समुद्री सतह का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाष्पीकरण के साथ साथ वायुमंडल की आर्द्रता भी अधिक हो सके और चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित हो सकें। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग के बारे में हम पिछली वाली मैगजीन में बात कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे 1875 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी, नई दिल्ली, यहाँ सब है। संबंधित मंत्रालय की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ये सब हमको पता होना चाहिए। नामकरण कैसे होता है? आरंभ में चक्रवातों को अक्षांश और देशांतर के नाम पर रखा जाता था पहले, लेकिन भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो अब क्या किया गया, इसका नामकरण की शुरुआत हो गई। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत 2004 से की गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। और अभी एक जो तूफान आया था गुजरात तट पर, उसका देखिए नामकरण किया गया था 2020 में। ठीक है, महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा दिया जाता है। याद रखना कौन कौन देता भैया। और दुनिया में 6 RSMC हैं, जिनमें से एक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी है उसमें। उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण करने वाले 13 देश हैं। उत्तर हिंद महासागर में अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा तो 13 देश नाम रखते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, ईरान, भारत, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, मालदीव, कतर और सऊदी अरब है। ठीक है, ये याद रखना भाई। सोनडोंग गुफा है। ब्रिटेन के फिल्म निर्देशक हैं एलेस्टेयर इवांस की डॉक्यूमेंट्री ए क्रैक इन द माउंटेन रिलीज हुई है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सोनडोंग की कहानी प्रदर्शित हुई है। इसकी बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है। यह गुफा मध्य वियतनाम के क्वांग बिन्ह प्रांत में स्थित है। लगभग 400 से 450 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी खोज 1991 में हुई थी स्थानीय वनवासियों के द्वारा, जो कि नाम है उनका खान। ठीक है, ये फोंग ना के बंग राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। याद रखना, फोंग ना के बंग नाम है राष्ट्रीय उद्यान का। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। याद रखना, लंबाई इसकी 9 किलोमीटर है। पृथ्वी पर किसी भी गुफा का सबसे बड़ा गुफा मार्ग भी है ये। और यहाँ पे जटिल और विशाल स्टेलेक्टाइट, जो कि 80 मीटर से अधिक ऊंचे भी हो सकते हैं, और ये सब चीज़ यहाँ पे देखे जा सकते हैं इस गुफा में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे तो मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ है मन की बात का, तो ये आपको पता है। और ये रेडियो कार्यक्रम में होता है भैया। याद रखना, पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन के दैनिक मुद्दों पर नागरिकों के साथ जुड़ना, उन्हें देश की प्रगति में शामिल करना। ठीक है, और वर्तमान में इसे 23 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है, ये भी याद होना चाहिए। इसमें 11 विदेशी भाषाएं शामिल हैं। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जनता के पत्रों का जवाब दिया था। एक राष्ट्रीय नेता द्वारा रेडियो प्रसारण के उपयोग का पहला उदाहरण आपको मिलता है फायरसाइड चैट्स। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 से 1944 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने प्रसारित किया था। अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और पता हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, एक चीज़ ये भी पता हो गया। ठीक है,
चलिए, महत्व क्या है? तो महत्व तो भाई आम नागरिकों की उपलब्धि, सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने पर केंद्रित है, ये सब इसका महत्व रहेगा। ठीक है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म क्या है? कोयला मंत्रालय की डिजिटल प्रणाली के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का एकीकरण शुरू हुआ है, और ये क्या अभी राष्ट्रीय रसद नीति के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है 2022 में। याद रखना, पीएम गति शक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप यूलिप की संकल्पना कुछ उद्देश्यों के साथ की गई, जैसे एंड टू एंड विजिबिलिटी के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकल खिड़की लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, मूल्य श्रृंखला में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध जानकारी को एकीकृत करके एक लॉजिस्टिक गेटवे विकसित करना, परिवहन के विभिन्न साधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दृश्यता प्रदान करना, हितधारकों द्वारा अनुपालन, दस्तावेज दाखिल करने, प्रमाणन और अनुमोदन जैसी जटिल प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए डाटा प्रदान करना, भारतीय लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सरकारी और निजी संस्थानों के बीच डाटा विनिमय के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। रोशनी क्या है भाई? रोशनी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल, लवणीय जल पर आधारित रोशनी नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल लालटेन सह मोबाइल फोन पोर्ट चार्जिंग पोर्ट विकसित किया है। मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपना। ठीक है। लालटेन पर्यावरण अनुकूल बैटरी से संचालित है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्री जल, एनोड के रूप में मैग्नीशियम मिश्र धातु और कैथोड के रूप में सक्रिय कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज, एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में किसका किसका यूज है। लालटेन में नीचे और सामने एलईडी लाइटें हैं जो एक बार में लगभग 12 घंटे तक जल सकती हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए एक यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। सक्षम प्लेटफॉर्म क्या है भाई? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का है। पहली बात तो ये याद रखना है। ठीक है। ये एक अधिगम प्रबंधन सूचना प्रणाली है, ये भी याद रखना है। और ये क्या है? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना, मतलब स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, सक्षम नाम दिया गया है इसका। ठीक है। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर महानगरों में तृतीयक देखभाल कॉर्पोरेट अस्पतालों तक स्वास्थ्य पेशेवरों की समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास किसने किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान ने किया है। ठीक है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र क्या है? परख नाम है इसका। तो शिक्षा मंत्रालय ने किया भैया। पहली बात तो याद रखना, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 60 शिक्षा बोर्डों को परख के तहत एकीकृत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन हुआ है। ठीक है। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में एनसीईआरटी के शिक्षा सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की गई है। ठीक है। ये याद रखना है। परख 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा। एक तो बड़े पैमाने पर, दूसरा विद्यालय आधारित, तीसरा परीक्षा सुधार। बड़े पैमाने के मूल्यांकन के तहत 24 में होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को परख द्वारा संचालित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय बोर्डों को एक साझा मंच पर लाना है। दूसरा है एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना है जो बोर्डों के बीच छात्रों के निर्बाध स्थानांतरण को सक्षम बनाया जा सकेगा। तीसरा है विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर परीक्षणों के डिज़ाइन, संचालन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए तकनीकी मानकों को विकसित करना और कार्यान्वित करना, ये भी इसमें शामिल है। और शिक्षा के लिए एक समावेशी, भागीदारीपूर्ण, समग्र दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है। आगे बात करें संचार साथी पोर्टल है। तो संचार साथी पोर्टल देखिए दूर संचार विभाग से संबंधित है। इसने डिजिटल दूरसंचार में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा संरक्षा के लिए संचार साथी नामक नागरिक केंद्रित पोर्टल विकसित किया। ठीक है। अब इसके बारे में अगर देखें तो ये इसका विकास मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग से पहचान की चोरी, जाली केवाईसी, बैंकिंग धोखाधड़ी, इन सब जालसाजों से उपयोगकर्ताओं को बचाने के लिए किया गया है। ठीक है। अब इस पोर्टल की मदद से नागरिकों को अनुमति है। किस किस चीज़ की अनुमति है? तो उपयोगकर्ता के नाम पर पंजीकृत कनेक्शन की जांच करना, जाली या अनावश्यक कनेक्शन की रिपोर्ट करना, चोरी या खो गए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करना, मोबाइल खरीदने से पहले IMEI की सत्यता की जांच करना। पोर्टल मॉड्यूल क्या है? तो पोर्टल मॉड्यूल है सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसका उपयोग क्या होगा? उपयोगकर्ता इस पोर्टल पर IMEI नंबर के माध्यम से भारतीय नेटवर्क में चोरी हुए मोबाइल फ़ोन के उपयोग को रोक देगा। नो योर मोबाइल कनेक्शन के बारे में इसमें क्या है कि इसमें
अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन इनकी मोबाइल डिवाइस के IMEI की सत्यता की जांच करने की सुविधा रहेगी। फ्रॉड मैनेजमेंट एंड उपभोक्ता संरक्षण के लिए दूर संचार विश्लेषण है। तो ये इसमें क्या होगा, उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक कनेक्शनों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। ये फर्जी या जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जारी किए गए सिम की पहचान करता है। ठीक है, आगे है ऑपरेशन ध्वस्त। ये क्या भाई, संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू किया है, लॉन्च किया है। किसने? NIA ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, इसमें क्या है, उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले आतंकवादी समूहों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों से जुड़े गठजोड़ को समाप्त करना है। इसके तहत NIA ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में छापेमारी करके नियोजित ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, NIA का गठन की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया। भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अरब लीग की। मिस्र के काहिरा में संपन्न हुई है। सीरिया की सदस्यता को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया। 2011 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर राष्ट्रपति बशर अल असद की दमनात्मक कार्रवाई के बाद सीरिया को अरब लीग से बाहर कर दिया गया था। इसके बारे में अगर देखें तो उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, याद रखना। इसकी स्थापना 1945 में मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई थी। 6 देश इसके संस्थापक सदस्य थे, जैसे मिस्र है, इराक है, जॉर्डन, लेबनान है, सऊदी अरब और सीरिया संस्थापक सदस्य रहे। सीरिया अब इसमें शामिल हुआ तो अब इसके सदस्यों की संख्या हो गई 23। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे, लेकिन सदस्य देशों को प्रस्तावों का पालन कराने के लिए कोई बाध्यकारी तंत्र नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के मध्य संबंधों को अधिक घनिष्ठ बनाना, राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, सदस्य देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना तथा अरब देशों के हितों को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, आगे चलेंगे। सितवे पत्तन के बारे में देखेंगे तो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 मई 2023 को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक पोत की अगवानी की है। ठीक है, कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन से म्यांमार के रखाइन प्रांत स्थित सितवे पत्तन के बीच मालवाहक पोतों के नियमित पारगमन का भी उद्घाटन हुआ। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो ये मार्ग दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को आपस में जोड़ने का काम करेगा भैया, ये याद रखना है। सड़क यातायात पर बोझ कम करेगा। इसके साथ साथ समुद्री परिवहन कारण उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ परिवहन की पर्यावरणीय लागत में भी कमी आएगी। पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क की बात करें तो म्यांमार के पलेटवा से मिजोरम में जोरिनपुई तक सितवे पत्तन एक अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पलेटवा के साथ इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए पलेटवा से मिजोरम के जोरिनपुई से जुड़ता है। दूसरा है सितवे से सबरूम तक। कोलकाता से वस्तुओं को बांग्लादेश तक टेकनाफ बंदरगाह तक भेजा जा सकता है, जो सितवे से केवल 60 समुद्री मील दूरी पर है। और टेकनाफ बंदरगाह से वस्तुओं को सड़क मार्ग के जरिए त्रिपुरा के सबरूम तक ले जाया जा सकता है। 300 किलोमीटर दूरी है। बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच सबरूम एक एकीकृत सीमा शुल्क बॉर्डर है, ये हमको याद रखना भैया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण कमी हो जाएगी फिर सितवे पत्तन और कलादान परियोजना से त्रिपुरा को लाभ भी मिलेगा। सितवे पत्तन की बात करें तो ये इसका विकास कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक हिस्सा है, याद रखना है। और इसमें और कुछ भी ध्यान रखने की, अच्छा एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये पत्तन पूर्वोत्तर भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एक पुल के रूप में कार्य करके भारत, म्यांमार के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के लिए भी बड़ी व्यावसायिक संभावनाओं को खोलेगा। आगे है छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है, याद रखना भैया। दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है, ध्यान रखना। विषय था इसका शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदार। इसका विषय रहा है रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित था कोविड के बाद, और 2016 से हर साल ये आयोजित किया जा रहा है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, इसमें भारत का कौन भाग लिया था? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब है रस्त अस्तारा रेलवे लिंक। ये क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में ईरान में रस्त अस्तारा रेलवे लिंक के निर्माण के लिए रूस ईरान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
रस्त अस्तारा रेलवे लिंक के बारे में देखें तो यह कैस्पियन सागर के पास ईरान के तटीय शहर रस्त को अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्ताना से जोड़ेगा। ठीक है, उद्देश्य रेलवे समुद्री परिवहन के माध्यम से भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान अन्य देशों को जोड़ना है। ठीक है, कैस्पियन सागर तट पर रेलवे की उपस्थिति बाल्टिक सागर पर रूसी बंदरगाहों को हिंद महासागर खाड़ी में ईरान के बंदरगाहों से जोड़ने में महत्वपूर्ण होगी। इस मार्ग में स्वेज नहर की तुलना में एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग बनने की क्षमता भी है। लाभ अब इसका बहुत कुछ है, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसके अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की बात करें तो 7200 किलोमीटर लंबा है। भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप को जहाज, रेल, सड़क मार्ग से जोड़ता है। सन 2000 में परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ईरान, रूस, भारत ने इसकी शुरुआत की थी 2000 में, याद रखना। बाद में फिर 10 अन्य देशों को भी शामिल किया गया। बल्गारिया को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें जो देश शामिल हैं उनके नाम है आर्मेनिया, भारत, अजरबैजान, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज, गणराज्य ओमान, रूसी संघ, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन और बल्गारिया। बल्गारिया क्या है? पर्यवेक्षक राज्य है। ठीक है, महत्व ठीक ठाक है, लेकिन अन्य परिवहन गलियारों की अगर बात करें तो सेंट्रल कॉरिडोर, ये थोड़ा सा देख लेना कहाँ पे है, तो ये पता हो जाएगा। सेंट्रल कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ईरान के बंदरगाह अब्बास पोर्ट से जोड़ता है। वेस्टर्न कॉरिडोर क्या है? ये अजरबैजान ईरान की मध्य एक रेलवे नेटवर्क है जो समुद्री मार्ग से भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक विस्तृत है। ईस्टर्न कॉरिडोर क्या है? कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के माध्यम से रूस और भारत को जोड़ता है। शासन और गवर्नेंस की बात करें तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय ने 24 और 25 मई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है भाई। ठीक है, ये है क्या आखिरकार? तो ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। याद रखना, उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को पेपरलेस बनाना है। ठीक है, इससे फ़ायदा भी बहुत हो जाएगा भाई। कागज़ कम यूज होगा, पेड़ बचेंगे, स्वच्छता का विकास होगा, सतत विकास लक्ष्य को भी हासिल करने में मदद मिलेगी। ये सारे इसके लाभ रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और, 21 राज्य विधानसभाओं ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर स्वीकार भी कर लिया है। 9 विधानमंडल पहले से ही पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक विकास की बात करें, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है 8 मई के दिन। ये है क्या? FSDC, तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है। इसका गठन केंद्र सरकार की दिसंबर 2010 की एक अधिसूचना द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना का प्रस्ताव पहली बार वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति ने किया था। अध्यक्षता तो कोई केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा और उप समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों के प्रमुख, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और याद है, 2018 में इसमें आर्थिक कार्य विभाग के राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, राजस्व सचिव, ये सब इसमें शामिल हुए। ठीक है, काम वाम की बात नहीं करेंगे, हम सब आएंगे भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो पर। ये क्या अभी? रूस के हैकर्स ने रैंसमवेयर हमला करके भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो के डाटा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। इसके बारे में क्या है? तो इसका गठन हुआ था भारतीय बीमा नियामक और विनियामक और विकास प्राधिकरण एडा द्वारा 2009 में किया गया और बीमा उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था एकल मंच के रूप में। इसे आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2001 के तहत 21 नवंबर 2012 को एक स्वतंत्र गैर लाभकारी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। ठीक है, और यहाँ पे IIB भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित संस्था के रूप में कार्य करता है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आगे बात करें पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित बात कर ले तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में बात करें तो अमोलॉप्स सिजू क्या है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स में सिजू गुफा में कैस्केड रेनिड मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की। इस नई प्रजाति का नाम रखा गया अमोलॉप्स सिजू। तो अमोलॉप्स सिजू क्या है आपको पता हो गया। ठीक है, और मेघालय के गारो पहाड़ी में खोजी गई मेंढक की प्रजाति है। भारत में दूसरी बार किसी गुफा से मेंढक की प्रजाति की खोज की गई है। यह कैस्केड रेनिड प्रजाति की चौथी नई उपजाति। ठीक है, याद रखना भाई।
आगे देखेंगे कैस्केड ऐसे मेंढक होते हैं जो छोटे झरनों प्रवाही पहाड़ी धाराओं में पाए जाते हैं। वर्तमान में रेनिडे परिवार के मोलॉक्स वंश में 70 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं और जो मेंढकों के सबसे बड़े समूहों में से एक है। कैस्केड रेनिड प्रजातियां व्यापक रूप से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, इंडो चाइना क्षेत्र से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक पाई जाती है। मेरी लाइफ एक ऐप है, इसके बारे में देखें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च हुआ है। उद्देश्य है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अनुरूप संसाधनों के अपव्यय के स्थान पर उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देने से है। ठीक है, मिशन लाइफ को COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर के समन्वय कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जंपिंग स्पाइडर है, ये क्या है भाई? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने कर्नाटक के मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य, मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? तो कर्नाटक में है, से फिंटेला धृतिया और तमिलनाडु के सलेम जिले से फिंटेला प्लेटिनिकी नामक जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। बात करें तो ये जो नई प्रजातियां हैं ये साल्टिसिडे परिवार और के फिंटेला वंश से संबंधित छोटे मध्यम आकार की रंगीन मकड़ियां होती हैं। इस वंश की मकड़ियां झाड़ियों, घास की पत्तियों, पेड़ की छालों के नीचे रहती हैं। इनका सिर गोल अंडाकार अपेक्षाकृत उभरा हुआ होता है, जबकि पेट अंडाकार लंबा होता है। 3 जोड़ी स्थिर और 1 जोड़ी गतिशील आँख होती है, मतलब 4 जोड़ी आँख होती है इनके, है ना। तो 3 जोड़ी स्थिर है, गतिशील है। ये अपने तीक्ष्ण दृष्टि के कारण सटीक और लक्षित छलांग लगाने में सक्षम होती है। मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखें तो कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में है भाई। 1974 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ मुकाम्बिका मंदिर कोदाचदरी पहाड़ियाँ इस अभयारण्य के भीतर हैं। चक्र और सौपर्णिका नामक 2 बारहमासी नदियाँ इससे प्रवाहित होती हैं, चक्र और सौपर्णिका। इसमें पश्चिमी तटीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी तटीय अर्ध सदाबहार वन, अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क घास के मैदान हैं। यहाँ 2 लुप्त प्राय प्रजातियाँ लायन टेल्ड मकॉक और एक है बेंत कछुआ पाया जाता है। शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य के साथ अपनी उत्तर पश्चिम सीमा साझा करती है। ठीक है, आगे देखें बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है भाई? बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे तो असम सरकार ने काजीरंगा से बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से ओरंग राष्ट्रीय उद्यान तक वन्यजीवों के लिए पारंपरिक मार्ग खोलने के उपायों पर विचार कर रही है। बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। क्या नाम है? बुरा चपोरी। ठीक है, याद रखना कहाँ पे है। और यह लाओखोवा बुरा चपोरी पारितंत्र का हिस्सा है, जिसमें आर्द्रभूमि नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान, तटीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। 44.06 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें 1 सींग वाला गैंडा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, हॉग, हिरन, जंगली सुअर, लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, मैलार्ड, ओपन बिल स्टॉर्क, तील और व्हिस्लिंग डक का आवास है ये। तो हमें ये चीज़ याद रखनी। हैमरहेड शार्क है। हैमरहेड शार्क क्या भाई? स्कैलप्ड हैमरहेड शार्क गहरे समुद्र में शिकार करने के लिए सतह के 2500 फीट से अधिक नीचे गोता लगाते हुए अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने में सक्षम होती है। इसके बारे में देखें तो बर्फीले ठंडे जल में जीवित रहने के लिए अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकती है। ये बड़ी तेज तर्राक है और गलफड़ों को बंद कर लेती है। इसकी विशेषता यह है कि इसके जो चपटे हथौड़े या फावड़े के आकार का सिर है, जो 360 डिग्री दृष्टि के साथ बेहतर शिकार क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसकी 9 प्रजातियां हैं। सभी हैमरहेड प्रजातियों में ग्रेट हैमरहेड शार्क सबसे विशाल है। तो ये पूछा जा सकता है कि हैमरहेड प्रजातियों में सबसे विशाल हैमरहेड शार्क कौन सी है? तो ग्रेट हैमरहेड है ना। अधिकतम ज्ञात लंबाई 20 फीट की होती है। आगे है पलक झील। पलक झील क्या है? पलक झील के किनारे नेचर वॉक का आयोजन हुआ है, हाल ही में किया गया है। पलक झील या पाला टिपो मिजोरम के सईहा जिले में स्थित राज्य की सबसे बड़ी झील है। याद रखना 2021 में संरक्षित रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। भौगोलिक स्थिति इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत होने के कारण यह जानवरों और पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है। यह झील पलक वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ये भी याद रखना, जो दुर्लभ स्थानिक पक्षी प्रजातियों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है। एलिगेटर गार है। ये क्या है? एलिगेटर गार जो जम्मू कश्मीर झील संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण ने श्रीनगर की डल झील में पहली बार
देखा है। ये एक दुर्लभ मछली की खोज है, मछली की दुर्लभ मछली की प्रजाति है। यह रेफिन वाली एक यूरी हेलाइन मछली है जो अधिक लवणता को सहन करने में सक्षम होती है और गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है एट्रैक्टोस्टियस स्टेपुला। शरीर का आकार तारपीडो की तरह होता है और अत्यधिक नुकीले और सिर मगरमच्छ जैसा होता है। मुख्य रूप से मध्य उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसे IUCN की लाल सूची में कम चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सफ़ेद बाघ की बात करें तो सफ़ेद बाघ के 2 शावकों को दिल्ली के चिड़ियाघर में अभी अभी छोड़ा गया है। ठीक है, इनके बारे में बात करें, सफ़ेद बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं और संरक्षित उद्यानों देखे जा सकते हैं। जंगल में रिपोर्ट किया गया आखिरी सफ़ेद बाघ मध्य प्रदेश में रीवा के जंगलों में पाया गया था। भारत में पहला सफ़ेद बाघ 1915 में मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र में देखा गया था, 1915 में। ठीक है, इनकी नाक जो होती गुलाबी होती, सफ़ेद रंग का फर होता, काली चॉकलेट रंग की धारियाँ होती। इनके फर का सफ़ेद जो रंग होता ना, वो फोमेलेनिन नामक वर्ण की कमी के कारण होता है। सफ़ेद बाघ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस टेक से बात करेंगे। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है? हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग करने वाली अनिल कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही है। ठीक है, इसमें इसके बारे में अगर देखें हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, तो इसके दौरान रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन से भरे एक हाई प्रेशर चैम्बर में रखना होता है। ठीक है, इसका प्रयोग ऑक्सीजन स्तर बढ़ाकर उपचार की यह पद्धति ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी से मौजूद है, किंतु इसका उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, संभव उपचार क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता, स्कूबा डाइविंग से होने वाले डिकम्प्रेशन, शरीर में नाइट्रोजन के बुलबुले बनना, गहरे घाव, गंभीर चोट, गैंग्रीन, मधुमेह, विकिरण से होने वाले घाव तथा श्रवण समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना इसमें। चलिए आगे देखेंगे। न्यूरोटॉक्सिन क्या है? न्यूरोटॉक्सिन गैस रिसाव के कारण पंजाब के लुधियाना में 11 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन आया था भाई, का रिसाव हुआ था। ये मौतें जो है ना हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूरोटॉक्सिन गैस के उच्च स्तर के कारण हुई थी, याद रखना। न्यूरोटॉक्सिन की बात करें, सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता भी है। जहरीले पदार्थ होते हैं इसमें और ये पदार्थ अंततः न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं में बाधा पैदा कर सकते हैं या उनको मार सकते हैं, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से में संकेतों के प्रसारण और संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख न्यूरोटॉक्सिक गैसें कौन कौन सी हैं? तो ये पता रहना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, साइंस से संबंधित प्रश्न हो सकता है। ये मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब सामान्य न्यूरोटॉक्सिक हैं। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गंधहीन गैसें हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करें तो रंगहीन कैल्कोजन हाइड्राइड गैस है। इसमें सड़े हुए अंडे जैसी तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है, अत्यधिक संक्षारक होती है, ज्वलनशील होती है, जहरीली होती है, शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन भी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। और गैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म अपघटन के कारण बनती है। मुख्य रूप से टेक्सटाइल उद्योग, कुछ अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है इसका उपयोग। यह गैस वातावरण में दलदली क्षेत्रों, ज्वालामुखी, प्राकृतिक गैस, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, कुएं, गर्म झरनों के कुछ स्रोतों में पाई जाती है। मानव शरीर में भी कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन होता है और इसका उपयोग सिग्नलिंग अणु के रूप में किया जाता है। सिग्नलिंग अणु के रूप में, है ना, जैसे कुछ होता है ना तो पता चलता नहीं कि अभी कांटा चुभ रहा है, अभी दर्द हो रहा है, या मक्खी बैठी है, या चींटी काट रही है, ऐसे जो पता होता है मेरे ख्याल यही है सिग्नलिंग अणु। ठीक है, सिग्नलिंग अणु का काम होता है। फैब्री रोग है एक। फैब्री रोग क्या भाई? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर सपोर्ट सोसाइटी ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से फैब्री रोग के उपचार के लिए हस्तक्षेप की मांग की। अप्रैल महीना को फैब्री रोग जागरूकता महीना के रूप में मनाया गया है। इसके बारे में देखें तो आनुवंशिक विकार है, अल्फा गैलेक्टोसिडेज ए की कमी के रूप में भी जाना जाता है। लाइसोसोमल भंडारण विकार के रूप में भी ज्ञात रोगों के समूह से संबंधित है। ये दुर्लभ रोग है, उपचार संभव है, लेकिन इसका उपचार संभव है और एंजाइम की कमी के कारण होता है। यह हृदय और गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यह एक एक्स लिंक्ड रोग है, यदि यह पुरुष महिला दोनों को प्रभावित कर सकता है, किंतु महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होता है। लक्षण देखें तो हाथ पैर में जलन होगी, त्वचा पर छोटे गहरे लाल धब्बे होंगे, आंखों में धुंधलापन होगा, आंत में दर्द रहेगा, दस्त कब्ज होगा, सुनने में समस्या भी आती है। ठीक है,
उपचार कैसे करेंगे? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से और ओरल चैपरोन थेरेपी के माध्यम से, लेकिन ये केवल 16 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए ही उपयुक्त है। एक है फेनिलैसेटोनाइट्राइल। फेनिलैसेटोनाइट्राइल क्या है ये? साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार टिड्डियां जो होती ना, एक दुर्गंध युक्त फेरोमोन का स्राव करके अपने ही झुंड में स्वजाति भक्षण से अपना बचाव करती हैं। ये है फेनिलैसेटोनाइट्राइल, ठीक है। इसमें देखें तो टिड्डियां फेनिलैसेटोनाइट्राइल नामक दुर्गंध युक्त रसायन का उत्पादन करती और यह एक स्वजाति भक्षी रोधी फेरोमोन है। एकांत अवस्था में कीट व्यक्तिगत रूप से एक ही क्षेत्र में रहता है, लेकिन सामूहिक अवस्था में झुंड वाले व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और इनके प्रवासन का संकेत भी होता है। ठीक है, ये इतना ही ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। जब वैज्ञानिकों ने फेनिलैसेटोनाइट्राइल फेरोमोन का उत्पादन न कर सकने वाले आनुवंशिक रूप से संशोधित टिड्डियों का उपयोग किया तो इसमें अत्यधिक स्वजाति भक्षी प्रभाव देखा गया है। चलिए आणविक मोटर की बात करें तो आणविक मोटर बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रियाओं में शामिल एक नए प्रकार की आणविक मोटर की खोज की है। आणविक मोटर को मोटर प्रोटीन कहते हैं। आणविक मोटर एक प्रकार की प्राकृतिक जैविक आणविक मशीन है जो विभिन्न प्रकार के यांत्रिक कार्य करते हैं और यांत्रिक कार्यों के निष्पादन के लिए उन मोटरों द्वारा जैव रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया क्या होती है? हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल का उपयोग यौगिकों की रासायनिक बंध को तोड़ने में होता है। हाइड्रोलिसिस भोजन में प्रोटीन, वसा, जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में भी मदद करता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्या है। ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म क्या है भाई? हाल के समय में चर्चा में रहा एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई को ट्विटर 2.0 कहा जा रहा है। फरवरी से यह iOS डिवाइस और अप्रैल से एंड्रॉयड डिवाइस में काम कर रहा है, ये भी याद रखना। और ब्लू स्काई के बारे में अगर देखा जाए तो यह एक विकेंद्रीकृत सोशल मीडिया ऐप है। इसे ट्विटर के समानांतर विकसित किया गया। ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्जी ने विकसित किया है, लॉन्च किया है। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सोशल वेब है जो ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पर बनाया जाता है। ब्लू स्काई वर्तमान में प्राइवेट बीटा चरण में है, अर्थात केवल कुछ चुनिंदा समूह ही आमंत्रण कोड के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। इससे इसके उपयोग में रुचि रखने वाले अन्य लोग स्वयं को प्रतीक्षा सूची में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें और तो कुछ नहीं देखना है। अब देखेंगे मास्टोडॉन, ठीक है। मास्टोडॉन के बारे में देखें तो मास्टोडॉन फेसबुक, ट्विटर, रेडियो, इंस्टाग्राम के विपरीत एक विकेंद्रीकृत ओपन सोर्स विज्ञापन मुक्त मंच है जो वस्तुतः दुनिया भर में चलने वाले विभिन्न सर्वरों इंस्टेंस से बना है। इसकी स्थापना 2016 में जर्मनी सॉफ्टवेयर डेवलपर यूजियन रोचको ने की थी। उपयोगकर्ता शुरू में अपना ईमेल अकाउंट कहाँ बनाता है इसको ध्यान में रखे बगैर वह अन्य ईमेल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को मेल या संदेश भेज सकता है, ठीक है। याद रखना, इसमें तारपीन जैसी गंध आती है। एक मिनट ये एंडोसल्फान की बात करें। केरल के कासरगोड जिले में काजू की फसल में एंडोसल्फान के व्यापक उपयोग के कारण मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। एंडोसल्फान क्या भैया? एक कीटनाशक है, आपको याद रखना चाहिए। और इसमें तारपीन जैसी गंध आती है, जलता नहीं है, ध्यान रखना। ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक को वाणिज्यिक रूप में थियोडन कहा जाता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी, कैंसर, शारीरिक विकृति, जन्म संबंधी विकार, विषाक्तता, मस्तिष्क तंत्र का तंत्र संबंधी विकार हो सकते हैं। इससे पूर्व सूचित सहमति पर रॉटरडम अभिसमय 1998 और स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम अभिसमय 2001 के तहत सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर रोबोट। एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर रोबोट क्या है? पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं को खोज करने के लिए नासा ने सांप जैसा एक रोबोट बनाया है। नाम रखा है एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर। यह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अनुकूलन क्षमता के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा दे सकता है। इसके बारे में देखें तो यह रोबोट शनि ग्रह के 6ठे सबसे बड़े उपग्रह एनसेलेडस की बर्फीली सतह पर जल जीवन की आवश्यक साक्ष्यों का पता लगाएगा। शनि ग्रह के कुल 83 चंद्रमा है, ये हमको पता होना चाहिए। ये सांप की तरह दिखने वाला स्वचालित रोबोट है। वजन है लगभग 100 किलोग्राम और लंबाई है 4 मीटर की।
10 समान खंडों से बना है। कर्षण पकड़ बनाने और प्रणोदन के लिए स्क्रू थ्रेड्स का उपयोग करके घूमते हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। एनसेलेडस पर जीवन की संभावनाओं की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस की बर्फीली सतह के नीचे भारी मात्रा में जल हो सकता है। एनसेलेडस में जल और कार्बनिक अणुओं जैसे आवश्यक रासायनिक घटक पाए गए हैं। कैसिनी अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के अनुसार एनसेलेडस की बर्फीली सतह के नीचे एक तरल महासागर है और इसकी सतह से निकलने वाले प्लम क्या है, प्लम एक धुआं होता है, सीधे जल में जाते हैं। ठीक है, आगे है नासा का ट्रॉपिक्स मिशन। नासा का ट्रॉपिक्स मिशन क्या है? नासा ने हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बेहतर ढंग से समझने ट्रैक करने के लिए न्यूजीलैंड तट से ट्रॉपिक्स मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें 2 छोटे उपग्रह लॉन्च हुए पृथ्वी की निचली कक्षा में और ये हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ट्रैक करके मौसम की भविष्यवाणी में सुधार करेंगे। ठीक है, ये रॉकेट लैब द्वारा विकसित हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके इन दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये उपग्रह जो है ना वो तापमान, वर्षा, आर्द्रता के बारे में घंटे के आधार पर जानकारी देंगे, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इससे तटीय क्षेत्रों के लोगों को सही समय पर मौसम के प्रति सचेत किया जा सकता है। ट्रॉपिक्स मिशन अगर देखा जाए तो इस मिशन में पृथ्वी की निचली कक्षा में 4 क्यूबसैट हैं। ये प्रेक्षणों की आवृत्ति में अन्य मौसम ट्रैकिंग उपग्रहों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो क्योंकि ये मौसम पूर्वानुमान से संबंधित अधिक आंकड़े एकत्र करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एरक्सवी क्या है? ये खाद्य औषधि प्रशासन ने रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के लिए एरक्सवी टीके को मंजूरी दी है। ये 60 साल से अधिक आयु के लोगों में निचले श्वसन तंत्र की बीमारी को कम करने में सहायक होंगे। ठीक है, एरक्सवी विश्व में स्वीकृत होने वाला पहला आरएसवी टीका है। इसका निर्माण ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दवा जैव प्रौद्योगिकी कंपनी GSK ने किया है। 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को इस टीके की एकल खुराक दी जाती है। याद रखना है, फ्यूजन प्रोटीन होता है, F प्रोटीन जिसको बोलते हैं। 2013 में बार्नी ग्राहम और अन्य वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए जिम्मेदार आरएसवी वायरस के फ्यूजन प्रोटीन या F प्रोटीन की पहचान की, जो वायरस के खिलाफ कार्य करने वाली मानव एंटीबॉडी को बेअसर कर देती है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस क्या होता है भाई, थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो यह एक सामान्य श्वसन वायरस है जो फेफड़ों, निचले श्वसन पथ को संक्रमित करता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका संक्रमण 12 महीना इससे कम आयु के शिशुओं, हृदय फेफड़ों की बीमारी वाले, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में होता है। भाई सामान्य लक्षण क्या है? फ्लू है, जुकाम हो सकता है, खांसी, अत्यधिक छींक आना, भूख कम लगना, बुखार, घबराहट, सांस लेने में कठिनाई, ये सब हो सकता है। गंभीर लक्षण क्या है इसके? ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों में सूजन, निमोनिया सब हो सकता है। नेपियर घास के बारे में देखेंगे तो गुजरात के जूनागढ़ में नेपियर घास के उपयोग वाले बायोगैस उत्पादन संयंत्र की योजना प्रस्तावित की गई है। ठीक है, और नेपियर घास ये तेजी से बढ़ने वाली 12 मासी घास भैया याद रखना, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानिक प्रजाति है। इसमें सूखे का सामना करने की क्षमता के साथ ही पाचन योग्य कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उच्च होती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ इसे हाथी घास भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें उच्च मात्रा में सेलुलोज, जाइलान और लिग्निन पाए जाते हैं। यह तत्व इसे बायोगैस उत्पादन का व्यवहार्य स्रोत बनाते हैं। हालांकि भारत में संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों में इसका उपयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है। कृत्रिम मधुरक ये क्या होता है? देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वजन कम करने, मधुमेह जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए कृत्रिम मधुरकों का उपयोग न करने की सिफारिश की है। ठीक है, और दीर्घावधि में क्या करते हैं? टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, मृत्यु दर के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। इनके उपयोग से मूत्राशय के कैंसर, गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन करने से समय पूर्व जन्म का भी खतरा रहता है। कृत्रिम मधुरक कौन कौन से हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एस्पार्टम है, जाइलिटोल है, सुक्रालोज है, एलिटेम है, सैकरीन है, नियोटेम, एसिल्सफॉर्म है, एडवांटेम, ये सब क्या है? कृत्रिम मधुरक है भैया। ठीक है, याद रखना। हो जाती है वायरल डायरिया वायरस। पहला CD46 जीन संपादित बछड़े का नाम जिंजर था। ठीक है, जो जुलाई 2021 में पैदा हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। BVDV क्या है? ये विश्व स्तर पर मवेशियों के स्वास्थ्य कल्याण को प्रभावित करने वाले प्रमुख वायरसों में से एक है। ये मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ये क्या है? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को पुनर्जीवित करने के लिए स्पिट्जर रिसरेक्टर मिशन की शुरुआत हुई। इसके लिए संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल के नवाचारी प्रभाग ने वाशिंगटन स्थित एस्ट्रोफिजिक्स
स्टार्टअप रिया स्पेस एक्टिविटी को चुना है। इसके बारे में देखें तो ये नासा के 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं वाले विशाल वेधशाला कार्यक्रम का अंतिम मिशन है। अन्य जो मिशन रहे हैं वो है एक दृश्य प्रकाश हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और तीसरा है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसे 2003 में लॉन्च किया गया था, 2020 तक काम करने के बाद सेवा मुक्त हुआ है। इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए समर्पित यह तीसरा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। स्पिट्जर को इंफ्रारेड विकिरण जो कि मुख्यतः ऊष्मा विकिरण है का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए किया गया है? इंफ्रारेड डिजाइन का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्फेरोइडल कार्बोनेसियस कण, ये क्या होते हैं? अंटार्कटिक आइस कोर में पहली बार फ्लाई ऐश का नाम है स्फेरोइडल कार्बोनेसियस के कणों की पहचान हुई है। ठीक है, ये हमें याद रखना है और इसमें और कुछ नहीं। मेथनॉल विषाक्तता है। चलिए अब इसकी बात करेंगे, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। इसमें वैसे कुछ नहीं है मेथनॉल वाले में। मेथनॉल वाले में एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है ना, इसको छोड़ते हैं। चलिए, मेथनॉल विषाक्तता है, इसमें तो कुछ नहीं देखें। हाँ, मेथनॉल के सेवन से क्या क्या होता है? 28-24 घंटे के बाद फॉर्मिक एसिड खतरनाक मात्रा में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे ऑप्टिक तंत्रिका, किडनी, हृदय, मस्तिष्क सब प्रभावित भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ZTF-SLRN 2020 के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है भाई? ये ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है कि ZTF-SLRN 2020 तारे ने क्या किया? बृहस्पति के आकार के एक विशालकाय गर्म गैसीय ग्रह को निगल लिया है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है और वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है कि आकाशगंगा में फूले हुए एक तारे को किसी ग्रह को निगलते हुए। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखें कि संयुक्त अध्ययन में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और अन्य प्रसिद्ध संस्थानों के शोधकर्ताओं के एक दल ने मई 2020 में पहली बार खोजी गई इस घटना के बाद किसी ग्रह की मृत्यु की पुष्टि की है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बारे में अगर देखें तो यह सूर्य के समान एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 12,000 प्रकाश वर्ष दूर अक्विला नक्षत्र के पास है। यह तारा लगभग 10 अरब वर्ष पुराना है और सूर्य की आयु से 2 गुना है। ये लाल दानव तारा अपने शुरुआती चरण में है, मतलब यह पहले फूला हुआ था और केंद्र में हाइड्रोजन की कमी के कारण इसके आकार का विस्तार हो गया था। लाल दानव तारा के बारे में देखें तो ऐसा चमकीला विशाल तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य का 0.5 से 10 गुना होता है। इस स्थिति का विकास तारकीय विकास क्रम की अंतिम अवस्था में होता है, जिसमें तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है। ऐसे तारों का बाहरी वायुमंडल पतला हो जाता है, जिससे उसका आकार फूलकर भीमकाय और उसका सतही तापमान 5000 केल्विन या उससे भी कम हो जाता है। बात करेंगे डोनेनमैब का। तो ये अब क्यों चर्चा में रहा? तो अमेरिका की दवा कंपनी है एली लिली ने अल्जाइमर की एक नई दवा डोनेनमैब का परीक्षण किया है। अल्जाइमर के प्रारंभिक रोगियों में संज्ञानात्मक कार्यात्मक गिरावट को धीमा करने में प्रभावी है। इसके बारे में देखें तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो एमिलॉयड बीटा प्रोटीन के असामान्य टुकड़ों को लक्षित करती है। मस्तिष्क में एमिलॉयड बीटा प्रोटीन के असामान्य टुकड़ों के संचय के कारण अल्जाइमर रोगियों में संज्ञानात्मक कमी होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य है मस्तिष्क के प्रोटीन के असामान्य टुकड़े को हटाना और रोग की प्रक्रिया को धीमा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। डोनेनमैब और लेकेनमैब दोनों दवाओं को कैसे दिया जाता है? अंतःशिरा में दिया जाता है, किंतु दोनों दवाओं की खुराक में अंतर होता है, ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है। अल्जाइमर क्यों होता है? इसमें एक कारण यह है कि मस्तिष्क कोशिकाओं के आसपास एमाइलॉयड बीटा प्रोटीन के असामान्य टुकड़े हैं और कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अल्जाइमर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क की कोशिकाओं और जीवाणु के आवरण को बनाने वाली वसा के बीच अंतर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करेंगे रक्षा से संबंधित, तो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो यूक्रेन ने ब्रिटेन द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहर लुसांक में 2 औद्योगिक स्थलों पर हमला किया है, याद रखना है। इसके बारे में देखें तो हवा से लॉन्च की जाने वाली पारंपरिक सशस्त्रों से युक्त एक लंबी दूरी की डीप स्ट्राइक मिसाइल है जिसे फ्रांस
स्थित MBDA मिसाइल सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया। वजन है 1300 किलोग्राम, लंबाई है 5.10 मीटर, मारक क्षमता 250 किलोमीटर या फिर 155 मील है से अधिक है। इसे एयरबस रडार प्रतिष्ठान, संचार केंद्र, इमारत, पुल, बंदरगाह सुविधाओं जैसे उच्च मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है। इसकी विशेषताएं देखें तो ये दिन और रात के दौरान किसी भी मौसम में लक्ष्य को सटीक रूप से भेदने में सक्षम है। इसकी लंबी दूरी, कम ऊंचाई, सुपरसोनिक गति का संयोजन गुप्त हथियार बना देता है। ये उन्नत नेविगेशन सिस्टम है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जड़तीय नेविगेशन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और क्षेत्र विशेष नेविगेशन शामिल है। इस मिसाइल में एक उच्च प्रौद्योगिकी वारहेड बम रॉयल ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑगमेंटेड चार्ज है जो पहले लक्ष्य की सतह को काटता है, फिर उसमें प्रवेश करके विस्फोट करता है। ठीक है, इस मिसाइल को यूरोफाइटर, टाइफून, राफेल, मिराज 2000 और टॉर्नेडो से ऑपरेट किया जाता है। पोखरण परीक्षण की बात करें, पोखरण 2 परीक्षण की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब इसके बारे में देखें तो भाई भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी। 1954 में भाभा के निर्देशक के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। 45 में बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थापित हुआ था इससे पहले, और ये परमाणु भौतिकी के अध्ययन के लिए समर्पित भारत का पहला शोध संस्थान था। ठीक है, मई 98 में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी पोखरण परीक्षण हुआ था, याद रखना। इससे पहले एक और हुआ था उसी पोखरण में ही, वो 1974 में इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ था और इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, ये याद रखना है। और पोखरण 2 के बारे में देखें तो अटल जी का शासनकाल था। ठीक है, 11 मई 1998 को दूसरा परीक्षण हुआ, नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, 98 में पाकिस्तान ने चीन की सहायता से निर्मित गौरव मिसाइल लॉन्च की थी। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण की स्मृति में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये हमको याद रखना है भाई। परमाणु अप्रसार संधि की बात करें NPT, तो 1968 में यह संधि अस्तित्व में आई थी। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण, परीक्षण करने वाले परमाणु हथियार युक्त राज्य जैसे USA, रूस या फिर USSR है, UK, फ्रांस और चीन शामिल थे इसमें। साथ ही किसी अन्य देश को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, इजराइल इसमें शामिल नहीं है, हस्ताक्षर नहीं किया है, भी बात याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करें 1999 में भारत का परमाणु सिद्धांत जो आया था वो ये था कि इसमें न्यूनतम प्रतिरोध, नो फर्स्ट यूज की नीति पर प्रकाश डाला गया। और जब आया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, समवर्ती अप्रसार सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का समर्थन किया गया है। भारत के परमाणु निवारण का एकमात्र उद्देश्य विरोधियों द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग या उपयोग की धमकी को रोकना था। ठीक है, याद रखना, भारत की छवि को बदल दिया इस नीति ने, और अमेरिका ने 2008 में भारत के साथ एक असाइन परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। कृषि से संबंधित बात करें तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 2023 खरीफ सीजन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की मंजूरी दी गई। किस पे मंजूरी दी गई ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें हम जब देखेंगे इसमें और कुछ नहीं। सरकार यूरिया के लिए सब्सिडी पर 70,000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है भाई, देश भर में 1400 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। भारत विश्व स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये याद रखना है। सरकार द्वारा सर्वाधिक सब्सिडी खाद्य पर और दूसरी सर्वाधिक सब्सिडी उर्वरक पर दी जाती है, ये भी याद रखने की जरूरत है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के बारे में बात करें तो 2010 में शुरू हुआ था, और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, सल्फर इन सब पर सब्सिडी दी जाती है। कैसे? प्रति किलोग्राम आधार पर दी जाती है। उद्देश्य है संतुलित उर्वरक उपयोग, कृषि उत्पादकता में सुधार, ये जरूर याद रखना। उद्देश्य इसका स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और सब्सिडी के बोझ को कम करना है। ठीक है, उर्वरकों में मैक्रो तत्व की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोराइड, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, कैनबिस की खेती की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में कैनबिस मतलब भांग या गांजा की खेती को वैध करने पर विचार कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना। कैनबिस क्या है? साइको एक्टिव गुणों वाला एक पुष्पीय पौधा होता है। मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानीय पौधा है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो भैया ध्यान रखना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इसे मारिजुआना, गांजा भांग, हरीश, हशीश, चरस, इन सब नामों से जाना जाता है। इस पौधे की नर प्रजाति से भांग बनती है और मादा से बनती है गांजा, याद रखना। नर से भांग, मादा से गांजा बनती है। भारत में कैनबिस से संबंधित जो कानून है
उसके बारे में बात करें तो भारत में नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 के तहत चरस, गांजा, कैनबिस की बिक्री, भंडारण, परिवहन, खेती पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है 1985 के तहत। इसके अलावा राज्यों को भांग पर अपने स्वयं के कानूनों का मसौदा तैयार करने की शक्ति भी है। इस अधिनियम की धारा 10 राज्य सरकारों को बागवानी औद्योगिक उद्देश्य के लिए भांग की खेती की अनुमति प्रदान करती है। भारत में भांग की खेती की बात करें तो उत्तराखंड ने 2018 में भांग की व्यावसायिक कृषि की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य बना। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भांग की नियंत्रित खेती की अनुमति है। फसलीय भांग के पौधे टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल का स्तर 0.3 से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसे आबकारी आयुक्त के निर्देश पर नष्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है तो औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो फाइबर बोर्ड, फर्नीचर के उत्पादन में होता है। रेशम का कपड़ों और वस्त्रों के निर्माण में भांग के बीज और खली का उपयोग विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थ में किया जाता है। भांग के पौधे के कुछ भागों का इस्तेमाल पेपर मेकिंग, तेल अवशोषण, इथेनॉल निर्माण में भी किया जाता है। औषधीय रूप में क्या होता है, कैनबिस का मुख्य सक्रिय संघटक टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है। इसका इस्तेमाल अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिर्गी आदि न्यूरोलॉजिकल रोगों और कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। शरीर में कैंसर की वृद्धि, कैंसर कोशिकाओं के प्रवास को कम करने में सहायक, पुराने दर्द के मामलों में प्रभावी दवा। HIV एड्स से संक्रमित व्यक्तियों में भूख बढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। कानूनी मान्यता का पक्ष है कि अवैध व्यापार पर रोक की संभावना है, रोजगार सृजन की संभावना, सरकार के राजस्व में वृद्धि और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। योजना कार्यक्रम की बात करें तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की बात करें तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो मनाया गया 8 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय की थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इसके थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में बात करें 2017 में शुरू हुई थी। कोल इंडिया की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वित्त पोषित हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम है। उद्देश्य है हीमोग्लोबिनोपैथी रोग जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल के लिए जीवन में एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करना है। थैलेसीमिया की बात करें तो ये वंशानुगत रक्त विकार होता है। शरीर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता, जो लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। पर्याप्त हीमोग्लोबिन के अभाव में लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती हैं और रक्त प्रवाह में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी भी हो जाती है। ठीक है, फिर थकान लगती, कमजोरी आती, सांस लेने में कठिनाई भी होती है। थैलेसीमिया के लक्षण क्या हैं तो हृदय की अनियमित धड़कन, घबराहट, हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा में पीलापन आता है, शरीर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और थैलेसीमिया एनीमिया का कारण बन जाता है। उपचार में देखें थैलेसीमिया प्रबंधन में पोषक तत्व खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आयरन का सीमित सेवन होना चाहिए। फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन प्रमुख है। केलेशन थेरेपी क्या है, इसमें शरीर से अतिरिक्त आयरन को निकालने के लिए दवा के साथ उपचार किया जाता है। थैलेसीमिया का एक संभावित इलाज स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम माना गाँव की बात करें तो सीमा सड़क संगठन याद रखना बीआरओ ने क्या किया, माना गांव को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल किया है। इस पर प्रश्न पूछा भी गया है, फिलहाल हमें ध्यान भी रखना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माना गांव चीन के साथ सीमा साझा करता है। माना गांव समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी अधिकांश जनसंख्या भोटिया जनजाति समुदाय की है, जिसका संबंध मंगोल प्रजाति से है। अंतिम भारतीय गाँव के रूप में इसे जाना जाता था, लेकिन अब इसे पहला भारतीय गाँव घोषित किया गया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है, ये शुरू हुआ था पहली बार 2022 में, 2022 के बजट में पहली बार ये शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य है चीन के साथ लगे सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना, चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत व्यापक विकास के लिए 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँव की पहचान हुई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सीमा से सटे हुए ये सभी गाँव हैं। 3 स्तरों पर किया जाएगा इसका क्रियान्वयन। ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी, ये क्या भैया, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर केंद्रित है, याद रखना है। ठीक है, इसके लिए 600 करोड़ रुपया भी आवंटित किया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अनुबंधित किया गया है, ये भी याद रखना है। उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण केंद्र के साथ शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र बनाना है और नई शिक्षा नीति के तहत ECCE मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, सूचकांक और रिपोर्ट की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है 2023 का और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह मनाया गया 3 मई को।
ठीक है। 2023 में 180 देश शामिल रहे। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क शीर्ष 3 देश हैं। उत्तर कोरिया अंतिम स्थान रहा है। चीन रहा 179 पर। वियतनाम 178 पर था, ठीक है। जबकि भारत है 161, मतलब भारत की स्थिति जो है चीन से बेहतर है। भारत पिछले साल रहा 150वें स्थान पर, वो 150वें स्थान पर, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 11 पायदान नीचे चला गया है, ठीक है। पाकिस्तान 150वें पर है और श्रीलंका है 135वें, मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति हमसे अच्छी है। संस्था के बारे में बात कर लें तो इसका मुख्यालय भैया पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इसके द्वारा हर साल प्रेस स्वतंत्रता की वैश्विक रैंकिंग जारी की जाती है। एक है विंड हॉक घोषणा। ये क्या है? नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में 91 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की साझेदारी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 मई 91 को बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस से संबंधित 19 सिद्धांतों को अपनाया गया, जिसे कहा गया विंडहॉक घोषणा। 93 में संयुक्त राष्ट्र ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित भी किया है। महत्वपूर्ण मंत्रालय और संगठन की बात करें, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की बात ही कर लें तो इसमें नई दिल्ली में आयोजित 9वां एशियाई खेलों के दौरान 82 में खेल विभाग की स्थापना हुई थी। कब? 1982 में हुई थी। 85 में इसका नाम युवा कार्य और खेल विभाग कर दिया गया। 2000 में इसे मंत्रालय बनाया गया था। याद रखना, मंत्रालय की कुछ योजनाएं हैं, जैसे टॉर्नेट ओलंपिक पोडिया स्कीम। ये क्या है भाई? इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2014 में। उद्देश्य देश भर से पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों की पहचान करना, उन्हें आगामी ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के लिए तैयार करना। मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ एक समर्पित संस्था जो उन एथलीटों की सहायता के लिए बनाई गई जिन्हें टॉप्स के तहत चुना गया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव है, ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जाता है। विकसित युवा विकसित भारत इस बार की थीम रही है, याद रखना है। मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवित रखना, युवाओं को प्रेरित करना। युवा छात्रावास स्कीम है, छात्रावासों का निर्माण पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले छात्रों और युवा समूहों को कम लागत पर आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय युवा कोर क्या है? तो राष्ट्रीय युवा कोर को 2 शैक्षिक योजनाओं जैसे राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें फिट इंडिया मूवमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी। फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसे 2020 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखना। और राजीव गांधी एडवेंचर स्कीम है, छात्रों के बीच साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 26 जून 2009 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय के तहत अन्य संगठन है जैसे है राष्ट्रीय खेल विकास कोष। 98 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुम्बदूर में स्थित है, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। 93 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये 2018 में स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय वर्तमान में इम्फाल के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने अस्थायी परिसर में कार्य कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। इसके बारे में पिछली वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को शुरू हुआ था, ये भी याद रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर प्रतिभा की खोज, उसकी उत्कृष्टता हेतु कार्य करना, आधुनिक खेल उपकरणों के साथ पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अवलोकन, उसमें सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तरीय टीम तैयार करना, खेल के लिए आधारभूत संरचना का विकास, कुशल प्रशिक्षकों कोच का चयन करना, ये सब इसके उद्देश्य रहे हैं, ठीक है। नेहरू युवा केंद्र संगठन क्या है? 1987-88 में शुरू हुआ था। नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना 72 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं को शामिल करना, ग्रामीण युवाओं में ऐसे कौशल मूल्यों का विकास करना जिससे वे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी राष्ट्र के जिम्मेदार और उत्पादक नागरिक बन सकें। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? ये भी इसके बारे में बात करें तो ग्वालियर में है। अगस्त 1957 इसकी स्थापना हुई थी। 73 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई थी। मंत्रालय संबंधित प्रमुख अधिनियम देखें तो राष्ट्रीय सेवा अधिनियम 72 है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम 2012, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 में आया था। पुरस्कारों की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी के शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार है, याद रखना। और 2091 में स्थापित हुआ था
खेल रत्न पुरस्कार। और पहले व्यक्ति जो जिनको मिला था वो विश्वनाथन आनंद शतरंज से थे, और 2022 में टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को दिया गया था। ठीक है, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार की बात करें, 61 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। 4 साल की अवधि में अच्छा प्रदर्शन, नेतृत्व करने, खेल कौशल, अनुशासन की भावना दर्शाते हुए दिया जाता है। ये भी 4 साल पे ही दिया जा रहा है। इसमें 15 लाख रुपए है। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। 22 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें HS प्रणय, लक्ष्य सेन, एल्डोस पॉल, अविनाश साबले, निखत जरीन ये सब शामिल थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 में स्थापित हुआ और 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। ठीक है, अब भारतीय ओलंपिक संघ क्या है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्वायत्त निकाय है, याद रखना। 1927 में ही इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, IOA की वर्तमान अध्यक्ष हैं धाविका PT उषा, जो IOA के 95 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके थे दोराबजी टाटा। ठीक है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, संघाई सहयोग संगठन, इसका गठन हुआ था 2001 में, संघाई में किया गया था, याद रखना। एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें देखिए क्या है कि भारत इस वर्ष की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और मंदारिन है। यह संगठन दुनिया का 42% आबादी, 22% क्षेत्रफल, 20% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य देशों की बात करें तो संघाई 5 नाम था जब ये स्थापित हुआ था, तो उसमें जब 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। 2017 में जून 2017 में अस्ताना कजाकिस्तान में जब ये आयोजन हुआ था SCO का, तो उसमें भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं टोटल। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। ठीक है, 4 पर्यवेक्षक देश हैं, ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया। 6 संवाद सहयोगी देश हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की है। 92 में जो 2021 में SCO की का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इस बार इसी वर्ष जुलाई में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य का औपचारिक दर्जा दिया जाएगा इस बार, अब जो होगा। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ देखने को नहीं। सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय कहाँ, बीजिंग में है। संगठन का प्राथमिक कार्यकारी निकाय भी यही है। ठीक है, SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ध्यान रखना। और इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और विवाद के मुद्दे जो होंगे इसमें ये देखा जाएगा। चुनौतियाँ इसकी हैं बहुत सारी, ये मेंस के लिए टॉपिक है फिलहाल, लेकिन बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए विविध में देखेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे खुम्स है। खुम्स क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्यकाल में खुम्स शब्द का प्रयोग लूटे गए धन पर लगाए गए कर के लिए किया जाता था। और क्या हुआ कि 20% राज्य और 80% सैनिकों का होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया, पूरी तरह से राज्य में ही शामिल कर लिया था। ठीक है, न्यू फंड ऑफर क्या है, यह किसी निवेश कंपनी द्वारा प्रस्तुत किसी नए फंड के लिए पहली सदस्यता की पेशकश होती है। नो फ्रिज खाता क्या होता है, नो फ्रिज बैंक खाते की शुरुआत बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, रूटिंग नंबर क्या है, रूटिंग नंबर का उपयोग किसी वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी पहचान करने के लिए किया जाता है, रूटिंग नंबर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद डाइल्यूशन क्या है, यह अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों के स्वामित्व प्रतिशत में कमी भी आती है। प्लूटोक्रेसी क्या है, प्लूटोक्रेसी अत्यधिक धनाढ़ लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शासित समाज के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्दावली। स्विंग वोटर क्या है, ऐसे मतदाता होते हैं जो किसी राजनीतिक दल के पक्के समर्थक नहीं होते, उनके लिए स्विंग वोटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चांडलर वाबल क्या है, यह पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की गति में एक अत्यंत कम अवधि का विचलन होता है। इसे 1891 में अमेरिकी खगोल शास्त्री सेठ कार्लो चांडलर ने खोजा था, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। सिकुड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है, यह किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की एक रणनीति होती है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, यह सैन्य रणनीति है जिसमें परंपरागत युद्ध के साथ साथ साइबर और मनोवैज्ञानिक रूप से छद्म युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, छद्म युद्ध होता है, याद रखना। ओलिगार्क क्या है,
ऐसे धनाढ़ लोगों को संदर्भित करता है जिनका किसी देश की राजनीति और राजनेताओं से गहरा संबंध होता है, उनके लिए ओलिगार्क शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी इसमें एक है उत्पादक व्यामोह। ये क्या उत्पादकता व्यामोह? यह हाइब्रिड मोड में कार्य कर रहे कर्मचारियों की उत्पादकता को लेकर नियोक्ताओं कर्मचारियों के मध्य वास्तविक असहमति का संकेत देता है। मांकडिंग क्या है? मांकडिंग से तात्पर्य गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े बल्लेबाज की क्रीज से बाहर निकलने पर उसे रन आउट करने से है। इसकी खोज किसने की थी भैया? वेनु मांकड़, भारतीय बल्लेबाज हैं। 1947 में भारत ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला का जो मैच हो रहा था उसमें उन्होंने इसे किया था। ठीक है, चलिए इसलिए इसका नाम हमें लगता है, नाम दे दिएगा मांकडिंग। ठीक है, एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है? ये ग्लोब पर किसी भी स्थान के ठीक विपरीत स्थान को उसका एंटीपोडल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे चर्चित व्यक्ति और उनकी नियुक्तियों से संबंधित बात की जाएगी। अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया। पंकज सिंह को साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। सिद्धार्थ मोहंती LIC का अध्यक्ष बने। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक हैं। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। न्यायमूर्ति TS शिवगणनम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मार्गेरिटा डेला वैले वोडाफोन की CEO। अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना है। पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं। नीरा टंडन विदेश बिडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त हुई। ये नीरा टंडन का नाम भी याद रखना है। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं। आयुष्मान खुराना बर्लिन में आयोजित होने वाली विशेष ओलंपिक यात्रा के राजदूत नामित हुए। आलिया भट्ट गुची की पहली भारतीय वैश्विक राजदूत बनी हैं, ये भी याद रखने की जरूरत है। राजीव धर हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के CEO प्रबंध निदेशक हैं। कार्तिक बाल गोपालन है प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक। लिंडा याकारिनो ट्विटर की CEO। प्रवीण सूद CBI के निदेशक। गीता राव गुप्ता वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत हैं। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। भावेश गुप्ता पेटीएम के अध्यक्ष मुख्य परिचालन अधिकारी भी बने। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी। प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के कैप्टन के पद पर पदोन्नत हुई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। AK जैन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सौरभ गांगुली त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। नामदेव सिरगांवकर ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष। डॉक्टर K गोविंदराज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। निधन की बात करें, निधन हुआ है तो ममुक कोयार लोकप्रिय मलयालम अभिनेता थे। डॉक्टर N गोपालकृष्णन प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक हैं। अरुण गांधी महात्मा गांधी के पौत्र थे। रणजीत गुहा प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार। एंटोनियो कार्बाजल हैं मेक्सिको के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी। AR खलील अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। टोरी बॉबी ओलंपिक पदक विजेता अमेरिकी धावक पूर्व विश्व चैंपियन रहे। श्रीचंद परमानंद हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं। मार्टिन अमिस ब्रिटेन के प्रख्यात लेखक और शरथ बाबू भारत के प्रसिद्ध तमिल तेलुगु अभिनेता रहे हैं। ठीक है, खेल घटनाक्रम की बात करें, हीरो सुपर कप 2023 EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम कोझिकोड में हुआ। ओडिशा विजेता रहा FC और उप विजेता बेंगलुरु FC रहा है। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट डियोगो मॉरिसियो को मिला। टूर्नामेंट का शीर्ष गोल स्कोरर विल्मर जॉर्डन गिल को मिला, 7 गोल किया इन्होंने। टूर्नामेंट का सबसे गोलकीपर अमरिंदर सिंह को मिला है। ठीक है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुआ बाकू में और सर्जिया पेरेज प्रथम रहे हैं रेडबुल रेसिंग। द्वितीय मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं रेडबुल रेसिंग के और तृतीय चार्ल्स लेक्लर्क हैं फेरारी के। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप देखें तो इसका आयोजन हुआ था क्रूसिबल शेफील्ड में। विजेता थे लुका ब्रेसल बेल्जियम के। उप विजेता मार्क सेल्बी इंग्लैंड के थे। ACC मेंस प्रीमियर कप 2023 इसका आयोजन त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड नेपाल में हुआ है और इसके विजेता था नेपाल। उप विजेता UAE है। इस जीत के साथ नेपाल ने एशिया कप 23 के लिए क्वालिफाई कर भी लिया है। मैड्रिड ओपन की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में हुआ था। प्रोसेकल में C अल्कराज स्पेन के विजेता रहे। उप विजेता रहे जो J स्ट्रफ जर्मनी। महिला एकल A सबलेंका हैं बेलारूस की और उप विजेता इगा स्विटेक हैं पोलैंड की। पुरुष युगल की बात करें तो विजेता हैं K खाचानोव रूस और A रूबोलेव रूस के। उप विजेता हैं M एबडेन ऑस्ट्रेलिया और रोहन बपन्ना भारत के। महिला युगल में विजेता हैं V अजारंका बेलारूस के। B हद्दादमैया ब्राजील के हैं लेकिन उप विजेता हैं J पेगुला अमेरिका और C ऑफ अमेरिका के हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में हुआ है। मैक्स वेरस्टैपेन रेडबुल रेसिंग प्रथम है, द्वितीय है सर्जिया पेरेज रेडबुल रेसिंग के।
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 पेरिस फ्रांस में हुआ है भैया। इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को दिया गया। इस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रेजर प्रिस को दिया गया। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष फुटबॉल टीम अर्जेंटीना। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस राज को दिया गया। ला लीगा खिताब है स्पेन में हुआ, विजेता है एफसी बार्सिलोना है, उपविजेता है एफसी एस्पेनयाल। दक्षिण एशिया युवा टी चैंपियनशिप दोरजी खांडो इंडोर स्टेडियम ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। चैंपियनशिप में भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल सहित 6 देशों के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। इसमें मेजबान देश भारत ने टूर्नामेंट में उपलब्ध सभी स्वर्ण पदक जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इटालियन ओपन 2023 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन हुआ था फोरो इटालिको क्ले कोर्ट रोम इटली में हुआ था। पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव विजेता हैं, उप विजेता होल्गर रून रहे। महिला एकल विजेता हैं एलेना रयबकिना और उप विजेता एहेलिना कलिनिना है। ठीक है, पुरुष युगल में देखें ह्यूगोनिस और जान जेलेंस्की इस विजेता रहे। उप विजेता है रॉबिन हस्से और बोटिक वैन डी जैंड चुल्प हैं। ठीक है, महिला युगल में देखें स्टॉर्म सैंडर्स और एलिस मेर्टेंस विजेता हैं और कोको गॉफ जिसका पेगुला उप विजेता रहे। ठीक है, 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग की कुल टीम 10 रही है, याद रखना। और इसमें आईपीएल की बात कर रहे हैं, आयोजन हुआ था फाइनल वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। प्रायोजक रहा टाटा समूह। विजेता चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। उप विजेता गुजरात टाइटंस, कप्तान थे हार्दिक पांड्या। मैन ऑफ द मैच मिला डेवन कॉनवे को। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता भैया, तो ये मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस के हैं, 28 विकेट इन्होंने लिया था। और ऑरेंज कैप जिसको मिला वो सर्वाधिक रन वाले को दिया जाता। शुभमन गिल को मिला, गुजरात टाइटंस के 890 रन बनाए थे। सीजन के सबसे स्ट्राइकर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला। सीजन के सबसे खिलाड़ी हैं शुभमन गिल को दिया गया है। ठीक है, एक बात ये याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, सचिन तेंदुलकर कभी 50वां जन्मदिवस मनाया गया है, तो उसमें जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का वेस्ट स्टैंड था उसका नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड रख दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। तो राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? 2023 में अक्टूबर में गोवा में होगा। ठीक है, ओडिशा सरकार ने क्या किया? ओडिशा सरकार ने भारतीय पुरुष महिला हॉकी टीमों का अगले 10 वर्षों के लिए प्रायोजक बने रहने का निर्णय लिया है, तो ये 2033 तक बना रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। दुबई ग्लोबल चेस लीग के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा दुबई ग्लोबल चेस लीग। फिडे और टेक महिंद्रा का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आधिकारिक लोगो शुभंकर मशाल गान जर्सी सब लॉन्च किया है। इसका शुभंकर है जीतू बारासिंघा का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस मई महीना के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता। अस्थमा केयर फॉर ऑल इसकी थीम रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। इसकी थीम है अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य सभी मानवाधिकारों के चालक के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया। हमारी रक्षा करने वाले नायकों का सम्मान थीम रही है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, सभी के लिए एथलेटिक्स एक नई शुरुआत थीम है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, हम जो कुछ भी करते हैं #दिल से करते हैं थीम है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। इसका थीम था जागरूक रहें, साझा करें, देखभाल करें, थैलेसीमिया देखभाल अंतराल को पाटने के लिए शिक्षा को मजबूत करना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। थीम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। थीम रही अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। संग्रहालय स्थिरता और भलाई इसकी थीम रही है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मई महीना के तीसरे शुक्रवार को। थीम रही लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ मनाएं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी थीम रही समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। वी नीड फूड नॉट टोबैको इसकी थीम रही है। पुरस्कारों की बात करें, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार आयोजन हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई 2 के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ गीत केसरिया ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव का। ठीक है,
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 प्रदान किसने किया है? रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा। 89 से ये हर साल दिया जाता है, याद रखना। 89 से। प्राप्तकर्ता कौन है? एलेसेंड्रा कोरा, ब्राजीलियाई अमेजन की एक स्वदेशी मुंडुरुकु महिला हैं। टेरो मस्टोनन है फिनलैंड के। डेलिमा सिलालाही हैं उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया की। और चिलकवा मुंबा जाम्बिया के हैं। जफर किजिल काया तुर्की के हैं। डायने विल्सन अमेरिका के हैं। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 की बात करें तो प्रदान करता है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका। और प्राप्तकर्ता कौन है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बात करें तो यह पुरस्कार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत ओडिशा में कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक के 10 गांवों में वाटर शेड प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, बेहतर फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में सुधार के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 यूनेस्को देता है। प्राप्तकर्ता नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी हैं। इन तीनों को महिलाओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्ध रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया ये आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 23 प्रदान करता है महाराष्ट्र सरकार। प्राप्त करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और याद रखना इसमें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया है इन्होंने। ठीक है, चलिए, शिक्षा सामाजिक कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समाज में महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया उसको ये दिया जाता है। सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदानकर्ता कौन है? पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। प्राप्तकर्ता कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण। यह पुरस्कार सूखी बल्क और तरल बल्क कार्गो जहाजों को संभालने में कोचीन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 22 एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। प्रोफेसर जयंत नरलीकर को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है और जॉर्जी गॉस्पोडिनो को मिला, जो कि बुल्गारिया की है। इनकी एक किताब है टाइम शेल्टर, इसके लिए दिया गया है। और इसको बुल्गेरियाई भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रॉडेल द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 64 वर्ष बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से दलाई लामा को उनके आवास पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। रमन मैग्सेसे प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेट्टी को लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष हैं नीली बेंदापुडी। इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हमको पता होना चाहिए। और यूरोपीय समाज के लिए 23 में बुकर पुरस्कार। लीपजिग पुरस्कार किसको मिला? लीपजिग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा को मिला है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कांस फिल्म फेस्टिवल माइकल डगलस को उनके उत्कृष्ट करियर सिनेमा में योगदान के लिए मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। कि किसको दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को, जो क्या है टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी एवं पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो फॉरबिडन नोटबुक किसका है? एल्बा डी सेस्पेडेस का है। आरंभ द बर्थ ऑफ विजयनगर बुच्ची राम गोपाल का है। द रिटर्न ऑफ फराज अली अमीना अहमद। सॉफ्ट एनिमल मीनाक्षी रेड्डी माधवन। डिस्ट्रेस इन द फील्ड इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर लिबरलाइजेशन आर राम कुमार को द्वारा संपादित है। और पॉलिटिक्स ऑफ हेट फराह नाज इस्पाहानी द्वारा संपादित है। स्लो डिजास्टर क्या है? तो इसकी ये किताब लिखी है मितुल बरुआ ने। ठीक है, द अर्थ ट्रांसफॉर्म्ड पीटर फ्रेंकोपैन का है। द कोवेनेंट ऑफ वाटर ब्राह्म वर्गीज का है। ऑब्लिवियन एंड अदर स्टोरीज गोपीनाथ मोहंती का है। मर्डर अंडर आ रेड मून हरिणी नागेंद्र का। बॉर्डर लायंस मनोहर शेट्टी। सहेला रे मृणाल पांडे ने लिखी है। एग्जिल्स जैन हार्पर ने लिखी। लाइक फाइन वाइन ये लिखी सैयदा इमाम ने। द स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन केजी कन्ना बिरन ने लिखी है। इंडिया टिपिंग पॉइंट द व्यू फ्रॉम 7 रेस कोर्स रोड एस नरेंद्र ने लिखी है। होमी जहांगीर भाभा होमी जे भाभा ए लाइफ बख्तियार के दादा भाई ने लिखी। द फॉरएवर प्रिजनर कैथी स्कॉट क्लार्क ने और एड्रियन
लेवी ने लिखी हाउ बिजनेस स्टोरी टेलिंग वर्क्स, संदीप दास ने लिखी है माई लाइफ एज अ कॉमरेड के शैलजा, द बैंडिट क्वीन परनी श्रॉफ, ये पूछा जा सकता है, याद रखना। टाइम शेल्टर जॉर्जी गस्पोडिनो, और द ब्लू वीमेन अनुकृति उपाध्याय ने लिखी है। वॉरियर क्वीन ऑफ शिवगंगा शुभेंद्र ने लिखी। नाउ यू सी अस शुभेंद्र ने लिखी है, ये नहीं बल्ली कौर जसवाल ने लिखी। द रूफ बेनिथ दियर फीट गीतांजलि श्री का है, ये राहुल सोनी ने अनुदित किया। नेशन, इन पे पूछा जा सकता है, द रूफ बेनिथ दियर फीट, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेशन एंड इट्स सिटीजन सुकुमार मुरलीधरन, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया रुद्रांशु मुखर्जी, शोभिता पुंजा, टोबी सिंक्लेयर, ये भी पूछा जा सकता है, इसमें कई सारे लोग हैं। नाउ यू सी अस बल्ली कौर जसवाल है। टाइगर आई जूडी ब्लूम है। समर सिस्टर जूडी ब्लूम। द वीमेन हु क्लिम्बर्ड ट्रीज स्प्रिंग स्मृति रविंद्र ने लिखी है। हॉराइजन हिमांशु असनानी। राम ऑफ द एक्स रंजीत राधाकृष्ण। माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर एड कैंपेन अनुराधा शर्मा पुजारी, अरुणी कश्यप द्वारा अनुदित है। अ न्यू रिफॉर्म पैराडिम राधिका कपूर द्वारा संपादित। फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक अच्युत चेतन। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट आशीष कुंद्रा। द बिग कॉन मारियाना माजुकाटो और रोजी कॉलिंगटन ने लिखी, ठीक है। सम्मेलन की भी बात कर लेते हैं अब इसी बात पे, है ना। छठा वन अर्थ वन सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। उद्घाटन किए थे मोदी जी, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ पश्चिम एशिया, सार्क, आसियान, अफ्रीकी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एससीओ विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है गोवा में हुई है। भारत सदस्य देशों के मध्य बहुपक्षीय राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक, लोगों से लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में शंघाई सहयोग संगठन को विशेष महत्व देता है। ये बैठक जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करेगी। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। थीम क्या थी? थीम याद रखना भाई, आसियान मामले विकास का केंद्र, ठीक है। उद्देश्य था वैश्विक विकास का केंद्र, प्रेरक शक्ति बनने के लिए समूह की आशाओं प्रयासों को प्रदर्शित करना। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 बर्लिन जर्मनी में हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप से पहले प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता का एक मंच है, ठीक है। इस वर्ष के सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम, इसकी बैठक नई दिल्ली में। इसका आयोजन स्टार्टअप इंडिया और उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से बता दे रहे हैं, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कौन कौन कर रहा? तो स्टार्टअप इंडिया और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की इंडो पैसिफिक आउटलुक की हालिया घोषणा को भी स्वीकार किया है। 49वां G7 सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ भी। अध्यक्षता की है जापान ने। इसमें आमंत्रित देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसमें जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी और यूरोपीय संघ, ये सब सदस्य हैं इसके, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा की सिडनी में क्वाड सम्मेलन का आयोजन होगा। तो क्वाड का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही होना था, लेकिन इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? G7 के सदस्य देशों के साथ ही हुआ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना। और दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बंगाराम द्वीप लक्षद्वीप में विज्ञान, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि लगभग 1 साल तक चलेगा ये सम्मेलन G20 का। तो विज्ञान 20 परामर्श समूह की बैठक कहाँ हुई है? बंगाराम द्वीप लक्षद्वीप में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है, ठीक है। और कश्मीर विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय यूथ 20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा कश्मीर विश्वविद्यालय, ये भी याद रखना है। जनवरी 24 में वार्षिक आसियान पर्यटन फोरम का आयोजन लाओस की राजधानी वियंतियाने में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर भी हो गया समाप्त। अब यहाँ पे ये सीसेट उसेट का जो मेंस का टॉपिक है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे तो और मज़ा आएगा और आपको वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। और अगर आप इस तरीके से ये सारी वीडियो देख लेंगे तो करंट अफेयर का कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी कोना नहीं छूटेगा और हर एक प्रश्न आप करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो अगली वीडियो होगी वो मई 2023 की रहेगी, क्योंकि अभी उसके बाद की जुलाई के बाद तो कोई आई नहीं है मैगजीन इसकी,
तो मई की, फिर उसके बाद अप्रैल कर लेंगे, फिर मार्च कर लेंगे, तब तक हो सकता है अगस्त की भी आ जाए। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम ख़त्म कर देंगे इसको अप्रैल 2022 तक। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।